आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। बेस्ड ऑन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस taken from a normal distribution, consider two estimators of mu, mean 1 and mean 2. Here mean 1 is the mean of all 100 observations, where mean 2 is the mean of 90 observations, and we have to find are x bar 1 and x bar 2 unbiased estimators. और secondly हमने बताना है what is the efficiency of mean 2 relative to mean 1. आइए इसको देखते हैं। We have mean 1 equal to 1/100 I वेरी कर रहा है 100 ऑब्जर्वेशन तक, विच इज इक्वल xi। और सेकंड एस्टिमेटर हमारे पास क्या है 1/90 I1 to 90 xi। फर्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि x बार 1 एंड x बार 2 जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं कि नहीं। तो unbiased, by definition of unbiasedness we will take expectation of the estimators। पहले हम मीन की expectations लेते हैं। इसकी expectation ली to the both side 1/100 of xi। अब कांस्टेंट जो टर्म बाहर आ गई समेशन अप टू 100 और एक्सपेक्टेशन जो है xi ये आ गया हमारे पास। अच्छा जी, और ये जो रैंडम सैंपल हमने xi लिया गया है डेट इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। और नॉर्मल पॉपुलेशन में हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ xi की किसके इक्वल होता है, डेट इज म्यू। तो हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ xi की जगह म्यू। जब किसी कांस्टेंट टर्म के साथ समेशन मल्टीप्लाई होता है तो उसके जो nth पार है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ हमारे पास nth पार क्या है 100, तो ये आ जाएगा 100 टाइम्स ऑफ म्यू। 100 जो है 100 से कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया म्यू। तो फाइनली हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार जो है इक्वल टू म्यू। तो हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन कि x बार is an unbiased estimator of mu। अब हम देखते हैं x बार 2 जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि नहीं। x बार 2 है 1/90। टेक द एक्सपेक्टेशन टू द बोथ साइड। उसी तरह 90 बाहर और सिग्मा और एक्सपेक्टेशन जो है अप्लाई हो जाएगी xi के साथ। सिमिलरली xi जो है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद म्यू मीन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के साथ। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह म्यू। और जब किसी कांस्टेंट म्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म के साथ जब सिग्मा या समेशन मल्टीप्लाई होता है तो इसकी जो nth टर्म होती है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 90 टाइम ऑफ म्यू आ गया। 90 से कैंसिल तो ये हमारे पास म्यू आ गया, विच इम्प्लाइज एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार जो है 2 इक्वल टू म्यू। तो विच इम्प्लाइज x बार 2 इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। राइट, तो इससे क्या पता चला कि x बार 1 और x बार 2 दोनों के दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं। जब हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर हों तो फिर हम उसकी एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं। अब हम इसकी एफिशिएंसी मालूम करने के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस लेना जरूरी है। अब हम दोनों x बार 1 और x बार 2 का वेरिएंस लेते हैं। वेरिएंस ऑफ x बार 1
अब जब कॉन्स्टेंट टर्म वेरिएंस से बाय जाती है तो बाय डेफिनेशन हमें ये पता है कि 1/a(x) का अगर हम वेरिएंस लें तो यह 1/a² वेरिएंस ऑफ x आएगा, राइट। तो इसी तरीके से 1/100 का स्क्वायर और समेशन इसी तरीके से, और जो वेरिएंस है वो अप्लाई कीजिएगा रैंडम वेरिएबल के साथ। और हमें पता है xi जो है फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के साथ। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ xi की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर। तो सिमिलरली कांस्टेंट टर्म आ गई, इसके साथ हम 100 टाइम ऑफ सिग्मा स्क्वायर आ गया। 100 जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, इसके साथ तो 100 रह गया, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। यानी वेरिएंस ऑफ x बार जो है x बार 1 इक्वल टू 1/100 सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x बार 2 हम निकाल लेते हैं, तो इसी तरीके से वेरिएंस 1/90 1/90 स्क्वायर फॉर्म में बाहर आ गया, और समेशन इसी तरीके से रहा वेरिएंस जो है xi के साथ। तो xi की जगह क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1/स्क्वायर इंटू 90 टाइम ऑफ सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा की जगह 90 आ गया, 90 1 टाइम इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वेरिएंस ऑफ x बार 2 आ गया हमारे पास 1/90 सिग्मा स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मीन 2 रिलेटिव टू मीन 1। एफिशिएंसी ऑफ मीन 2 निकालनी है तो हम वेरिएंस ऑफ मीन 2 को रिलेटिव टू वेरिएंस ऑफ मीन 1 जिसके रिलेटिव निकालनी है उसको डिवाइजर में लिख लेंगे। तो मीन 2 ये आ गया 1/90 सिग्मा स्क्वायर, ये आ गया 1/100 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल, 1/90 को अगर हम लिखें तो ये टर्म ऊपर जाके 100/1 हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा 100/90, इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एफिशिएंसी आ गई। और इससे क्या कंक्लूड हुआ है, क्योंकि ये टर्म जो है ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है ये जो ऊपर वाली टर्म है ये बड़ी होगी, यानी कि वेरिएंस ऑफ मीन 2 जो है वो ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ मीन 1 है। तो विच इम्प्लाइज कि जो स्मॉल वेरिएंस किसका है x बार 1 का जो है वो वेरिएंस स्मॉल है, तो इट्स मीन x बार 1 इज more efficient estimator than mean 2। इसी तरीके से एक और एग्जांपल को देखते हैं। Based on a random sample of 3 observations, consider 3 possible estimators of mu। 3 एस्टिमेटर है हमारे पास x बार 1, x बार 2 and x बार 3। We have to find which are unbiased, यानी कि इन तीनों में से कौन से unbiased estimators हैं। Then the efficiency of each unbiased estimator relative to the other। अगर सब एस्टिमेटर अनबायस होंगे तो इनकी एक दूसरे के साथ रिलेटिव एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि इधर दे आर अनबायस्ड एस्टिमेटर और नॉट। x बार 1 है हमारे पास 1/3 x1 प्लस 1/3 x2 plus 1/3 x3। We take the expectation to the both side, एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई किया, क्योंकि x1 x2 x3 ये जो रैंडम सैंपल है ये फॉलो करता है दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर के साथ। तो x1 जो है हमारे पास आ जाएगा म्यू, x3 आ जाएगा म्यू 1/3 x3 आ जाएगा, x2 आ गया म्यू
ये भी आ गया म्यू। तो अगर हम 1/3 बाहर ले गए तो म्यू प्लस म्यू, यानी कि 3 टाइम ऑफ म्यू आ गया हमारे पास। कैंसल आउट हुआ तो ये बच गया म्यू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार 1 जो है वो क्या आ गया, म्यू के। तो हम कह सकते हैं कि एक्स बार 1 इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। एक्स बार 2 को देखते हैं, दैट इज इक्वल टू 5/8 x1 plus 1/8 x2 plus 1/4 x3. Take the expectation to the both side. एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई कर दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 भी म्यू के इक्वल, 1/4 म्यू। म्यू को हम बाहर ले गए तो ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4। सिंपली इसको मैथमेटिक्स जो है उसके थ्रू सॉल्व कर लिया। 5 + 1 + 2, तो ये आ गया 5, 3 और 8 म्यू ओवर, तो ये 8 से कैंसिल म्यू। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 इक्वल टू म्यू, विच इम्प्लाइज x2 इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। x3 हमारे पास क्या है, 0.21 x1 प्लस 0.3 x2 प्लस 0.4 x3। इन टर्म्स ऑफ डिवीजन अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा 2 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 10 से नीचे किया तो 2/10 x1। इस तरह ज़रा सोल्व करना आसान होगा। 3/10 x2 और 4/10 x3। अब एक्सपेक्टेशन जो है ले लें दोनों तरफ। तो ये आ गया प्लस 4/10, और हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, as we know that expectation of x1 equal to expectation of x2 equal to expectation of x3 equal to म्यू। तो इन सब की जगह आ जाएगा 2/10 म्यू प्लस 3/10 म्यू प्लस 4/10 म्यू। म्यू को अगर बाहर ले जाए तो अंदर क्या आ जाएगा, 2/10 प्लस 3/10 प्लस 4/10। तो ये आ गया 3 2 5 5 9 9/10 म्यू। तो ये जो है इक्वल टू म्यू नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू म्यू। तो इट्स मीन कि x3 इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। ऑफ म्यू। अब हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन से थे, x बार एंड x2 आर अनबायस्ड एस्टिमेटर। और एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है अनबायस्ड एस्टिमेटर की। तो एफिशिएंसी मालूम करने के लिए अब इनका हम वेरिएंस लेंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर का। तो वेरिएंस ऑफ x बार 1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x बार 1/3 x1 प्लस 1/3 x2 प्लस 1/3 x3। वेरिएंस को अंदर किया तो ये जो कांस्टेंट टर्म स्क्वायर होके बाहर आ गई और वेरिएंस रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई हो गया। इस तरीके से वेरिएंस ऑफ x2, इस तरीके से वेरिएंस ऑफ x3।
तो वेरिएंस ऑफ x1, x2 और x3 जो है वो क्या किसके इक्वल होंगे, सिग्मा स्क्वायर के। एज वी नो दैट x1, x2, x3 जो रैंडम वेरिएबल है वो ड्रॉ किया गया है नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिस नॉर्मल पॉपुलेशन का मीन जो है वो म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं वेरिएंस ऑफ x1 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x2 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x3 सिग्मा स्क्वायर के। तो इसकी जगह इसी तरीके से सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर 1/3 सिग्मा स्क्वायर। तो ये 1/3 सिग्मा स्क्वायर जो है ये बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर बच गया। तो ये आ गया 9, इसका अगर स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया 3 सिग्मा स्क्वायर, इसके साथ 3 टाइम ये कैंसिल, तो ये आ गया 1/3 सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x बार 1 इज इक्वल टू 1/3 सिग्मा स्क्वायर। इस तरीके से वेरिएंस ऑफ x बार 2 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। स्क्वायर होके बाहर आ गई। वेरिएंस ऑफ x1 वेरिएंस ऑफ x2 वेरिएंस ऑफ x3 ये आ गया 25 64। स्क्वायर ओपन किया, इसकी जगह सिग्मा स्क्वायर 1/64 सिग्मा स्क्वायर 1/16 सिग्मा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर को बाहर ले गए, तो इसके अंदर हम 64 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25 + 1 + 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 64 सिग्मा स्क्वायर। अब हमने x बार 1 और x बार 2 के दरमियान एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो बाय डेफिनेशन रिलेटिव एफिशिएंसी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वेरिएंस ऑफ मीन 2 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ मीन 1 रख लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कि वेरिएंस ऑफ x बार 1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x बार 2 कर लें या वेरिएंस ऑफ x बार 2 डिवाइडेड बाय x बार 1 कर लें। तो ये वेरिएंस ऑफ x बार 2 हमारे पास क्या है, 30 64 सिग्मा स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आता है, वेरिएंस ऑफ x बार 1 1/3 सिग्मा स्क्वायर। इसमें जो है सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 30 डिवाइडेड बाय 64, और इसके नीचे हमारे पास क्या था 1/3। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाता है 90 64। ये जो टर्म है डेट इज ग्रेटर देन 1, तो हम कह सकते हैं कि वेरिएंस ऑफ x बार 2 जो है ग्रेटर देन वेरिएंस ऑफ x बार 1। तो विच इम्प्लाइज स्मॉल जो वेरिएंस है वो कौन सा है, वेरिएंस कौन से एस्टिमेटर का वेरिएंस स्मॉल है, x बार 1 का। तो विच इम्प्लाइज x बार 1 इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर देन x बार 2। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ x1 x2 x3 up to xn denote a random sample taken from the Bernoulli distribution। Bernoulli distribution एक discrete distribution है, and this is our Bernoulli distribution p raised to power x into 1 minus p raised to power 1 minus x। और इसकी possible values हमारे पास 2 होंगी, 1 for success and 0 for failure, and we have to show that summation xi is a sufficient estimator of p।
आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बाय डेफिनेशन फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इसका फंक्शन लिख लेते हैं। ये रैंडम वेरिएबल को डिनोट करेगा, इसका पैरामीटर 1 है p, वो लिख लिया। और फंक्शन क्या है, p रेज टू पावर x और इंटू 1 माइनस p 1 माइनस x, ठीक है। और इसकी पॉसिबल वैल्यूज x की डिस्क्रीट फंक्शन है 0 और 1 होगी। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था लास्ट एग्जाम्पल में, इसका ज्वाइंट फंक्शन ले लेते हैं, द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x1 p फिर f2 p, रैंडम वेरिएबल को आप वैल्यूज देते गए, और xn p, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 की जगह यहाँ पे जहां जहां x है वहां 1 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा p x1 इंटू 1 माइनस p 1 माइनस x1, फिर आ जाएगा p x2 1 माइनस p 1 माइनस x2। इसी तरीके से अप टू n हम लिख सकते हैं xn 1 माइनस p 1 माइनस xn। अगर हम इसको कंबाइन करें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से भी किया जा सकता है। मल्टीप्लिकेटिव इंडिकेटर से अगर हम लिखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अप टू n। तो p की जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो आ जाएगा xi हम कर देंगे, और 1 माइनस p जो है ये 1 माइनस xi आ गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इंडिकेटर जब इस पे अप्लाई होगा तो ये जो वेरिएबल है इसके साथ समेशन xi आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस p, जो कांस्टेंट टर्म है वहां पे तो n आ जाएगा, और वेरिएबल के साथ समेशन xi आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा ये है अगर इसको लेके करें, और इसको अगर हम करें तो p जो है, अब देखें हर एक जगह पहले p को ले लेते हैं, जब हमारे पास बेस सेम है तो ऊपर जो हमारे पास जो पावर होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो इस तरीके से होके xn आ गया। और 1 माइनस p जो है हमारे पास जो 1 जो है हमारे पास आ जाएगा 1 1 1, जो 1 जो है n टाइम आ गया, तो ये यहाँ पे n आ गया, और ये जो है x1 उसी तरीके से x1 प्लस x2 xn। तो इसको करेंगे तो ये हम इसको लिख सकते हैं ना, समेशन i x ऑफ i 1 माइनस p n माइनस समेशन x ऑफ i। यानी आप इस दोनों तरीकों से कर सकते हैं। देखिए आंसर तो बिल्कुल सेम है ना, दोनों तरीके से सेम है। तो फाइनली ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, ये वाला। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक फंक्शन की फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करना है ना, एक दो फैक्टर बनाने हैं जिसमें एक तो पैरामीटर हो यानी कि p हो, हमारे पास यहाँ पैरामीटर p है, तो एक फंक्शन में तो पैरामीटर हो, और दूसरा जो फैक्टर हम बनाए डेट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। तो इसमें तो जो पूरा फंक्शन जो हमारे पास नजर आ रहा है वो तो सारा p वाला है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक तो समेशन xi है, ठीक है, और p हमारे पास पैरामीटर है, और दूसरा जो फंक्शन हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर नहीं है, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो ये है x1 अप टू xn। यानी कि हम कह देते हैं कि
h ऑफ x1 x2 हमने जो लिया है xn, हम सपोज करे थे ये 1 के इक्वल है, ठीक है। और हमने g ऑफ जो है समेशन एक्स आई p रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं p हैट, यानी कि p हैट हम ले रहे हैं समेशन ऑफ एक्स आई। थस हम कह सकते हैं द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज फैक्टराइज्ड इनटू टू फंक्शन। थस हमारे पास जो फंक्शंस है ये देखें, ये दो फंक्शंस आ गए ना, एक ये आ गया, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन था हमारे पास, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया टू फैक्टर्स में। तो हम कह सकते हैं द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज फैक्टराइज्ड into two functions। पहला फंक्शन हमारे पास इन टर्म ऑफ g है, दैट इज p हैट और p, एंड अदर फंक्शन हमने लिया है h इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर j आ गया। थस हम कह सकते हैं द फैक्टराइजेशन जो क्राइटेरिया है इज सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड जब हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि समेशन एक्स आई इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर पी। पी हैट जो है वो इक्वल टू समेशन एक्स आई है, पी हैट कह लें और या समेशन एक्स आई कह लें, इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर पी। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट x1, x2, x3 up to xn denote a random sample taken from the density function। अब जो पहले हमने जो एग्जांपल की है उसमें जो फंक्शन था वो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन था, यानी कि डिस्क्रीट फंक्शन था। अब यहाँ जो फंक्शन ले रहे हैं डेट इज आ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो डेंसिटी फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है जिसकी रेंज जो है 0 टू, जिसकी लिमिट है 0 to 1, एंड देन here we have to show that product, ये जो प्रोडक्ट है is a sufficient estimator for P। आइए देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो उसी तरीके से हम फंक्शन लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल लिखा, पैरामीटर भी यहाँ भी P है और फंक्शन हमारे पास P और xp माइनस 1 है, जबकि उसकी लिमिट क्या है x की 0 to 1, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में हमने क्या करना होता है, द ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा द ज्वाइंट तो इसकी जगह हम पे जहां जहाँ है x1 है वहां पे हम x1 कर देंगे और p माइनस 1, फिर p x2 p माइनस 1, इसी तरीके से ये चलता जाएगा और ये p x n के साथ p माइनस 1 इस तरीके से आ जाएगा। अगर इसको हम कंबाइन करते हैं, देखिए p जो है वो n टाइम जा रहा है, या मल्टीप्लिकेटिव इंडिकेटर फंक्शन अगर अप्लाई करें तो वो भी हम कर सकते हैं, या सिंपल तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। ये n टाइम आ रहा है तो हम इसको कर सकते हैं, p जो है n टाइम है, 1 + 1 + 1 होके अब 1 करेंगे तो n टाइम आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा x1 x2 xn, तो सब की पार क्या है हमारे पास p माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 x2 xn ये p और x1
xn -1, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना इसको। तो ये आ गया Pn x1 x2 xn, ये P आ गया। और इसको हम कर सकते हैं, इसको जब पावर -1 में है तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी +1 में, तो ये आ जाएगा x2 xn। ठीक है, अब दो हमारे पास फंक्शन बन गए हैं, एक तो पैरामीटर वाला, एक इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x1 xn और पैरामीटर, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा h ऑफ x1 x2 xn। ठीक है, मतलब एक में पैरामीटर है और एक इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है, तो ये फैक्टराइजेशन का जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाइड करता है। तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर लिखें तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p हैट जैसे पहले लिखा था p और h ऑफ x1 x2, p हैट आ गया हमारे पास x1 x2 xn और h ऑफ x1 x2 xn हमारे पास आ गया 1 ओवर x1 x2 xn। तो फाइनली ज्वाइंट फंक्शन हमारे पास क्या आ गया x1 with parameter independent of parameter. So joint probability function can be factorized into two functions in which one is with parameter and other function is independent of parameter. So it satisfied the conditions of sufficiency. So we can say that P hat is a sufficient estimator of the parameter P. Sufficiency. It is fourth property of point estimator. An estimator is defined to be sufficient if the statistic used an estimator uses all the information that is contained in the sample. Means एक ऐसा statistic जो sample में मौजूद तमाम information को इस्तेमाल कर रहा हो, that is called sufficient. अगर हम कहें कि थीटा हैट एक sufficient estimator है, तो इसके sufficient होने के लिए किस condition का होना जरूरी है? That is किसी भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जब ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ली जाए तो उसको टू फंक्शंस में इस तरीके से फैक्टराइज किया जा सके कि एक फंक्शन तो थीटा पर डिपेंड कर रहा हो और दूसरा फंक्शन एक्स वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा हो। मैथमेटिकली स्पीकिंग यू कैन से if x1 x2 up to xn be a random sample from a probability distribution that is f of x theta and let f of x1 x2 up to xn with parameter theta denotes joint distribution, then theta hat, which is function of x, is a sufficient estimator of theta if and only if joint distribution, that is f of x1 x2 up to xn with parameter theta, is equals to g of theta hat and theta, yani function of theta, and other function is x1 x2 up to xn, that is function of x. आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. Let x1 x2 up to xn be a random sample from the Poisson distribution. और उसका फंक्शन है e raised to power minus theta, theta raised to power x, which is divided by x factorial. Then show that x bar is the sufficient estimator for theta. As we know that probability function of a Poisson distribution is equals to Poisson distribution का एक ही पैरामीटर है, that is theta, e raised to power minus theta, theta raised to power x and divided by x factorial. इसकी रेंज क्या होती है 0 to infinity. जब भी कोई आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखें उसकी रेंज और लिमिट आप जरूर साथ डिफाइन करें. जी, फर्स्ट स्टेप में हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना है. सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, उसकी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है.
that is x1, x2 up to xn with parameter theta which is equals to, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x1 with parameter theta into f of x2 theta, similarly f of xn with parameter theta। और इसकी जगह इसका फंक्शन ये जो है ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा e माइनस थीटा थीटा x1 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटू e माइनस थीटा थीटा रेज टू पावर x2 डिवाइडेड बाय x2 फैक्टोरियल सो ऑन। अच्छा, इस फंक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये पूरे फंक्शन को, ये डेट इज मल्टीप्लीकेटिव इंडिकेटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा e माइनस थीटा थीटा एक्स आई और एक्स आई का फैक्टोरियल। अच्छा, इसको अब जब हम पाई को अप्लाई करें या इसको इधर से देख लें तो e हमारे पास कितने टाइम है, n टाइम है, ये कांस्टेंट है तो e के साथ आ जाएगा माइनस n थीटा। तो यहाँ वेरिएबल है तो इसके साथ समेशन अप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास अप टू n टाइम इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास टर्म आई थी समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल अप टू xn फैक्टोरियल, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे समेशन एक्स आई फैक्टोरियल से और समेशन x मल्टीप्लाई किया और इसको डिवाइड भी कर दिया। इसी तरीके से इस टर्म से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे n रेज टू पावर समेशन एक्स आई, इससे डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को इधर ले आएंगे और ये जो टर्म है इधर ले आएंगे, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे e माइनस एन थीटा थीटा रेज टू पावर समेशन एक्स आई इंटू, इसको उठा के जब इधर लेके गए तो ये n समेशन एक्स आई और ये आ गया नीचे समेशन एक्स आई फैक्टोरियल इंटू ये एज इट इज रह के ऊपर समेशन एक्स आई फैक्टोरियल। ये टर्म हमारे पास ऐसे आ गया x1, आप इस तरह फैक्टोरियल लिख लें, इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से मैंने आपको करके दिखा दिया और ये टर्म एज इट इज इधर आ गई। अच्छा जी, अब ये देखिए n और दोनों की पार्ट सेम है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं n थीटा समेशन एक्स आई, ये सारा का सारा हमारे पास एज इट इज आ गया। अच्छा, अब देखा जाए तो ये फंक्शन जो है ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ये फ्री ऑफ थीटा है, इसमें कोई थीटा इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बाय डेफिनेशन इसको हम कह सकते हैं कि ये थीटा फंक्शन ऑफ थीटा और थीटा हेट है और ये हमारे पास जो फंक्शन है ये x1 x पे डिपेंड कर रहा है तो h ऑफ xn है। सो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन को हमने फैक्टराइज कर दिया दो फंक्शन में, एक तो डिपेंड कर रहा है थीटा पे और दूसरा डिपेंड कर रहा है x वैल्यूज पे। सो it is satisfying the condition of sufficiency, hence we can say that summation xi is a sufficient estimator of the parameter theta। अच्छा, as we know that कि x bar equal to है summation xi over n, यानी कि summation xi is a function of x bar। तो अगर summation xi sufficient है तो इसका हर फंक्शन जो है वो भी sufficient estimator होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं x bar is also a sufficient estimator of theta। अब हम आते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी एफिशिएंसी की तरफ। If theta 1 hat and theta 2 hat denotes two unbiased estimator of the same parameter theta, then the estimated theta 1 hat will be said to be more efficient than theta 2 if variance of theta 1 hat less than variance of theta 2। मीन अगर दो
हमारे पास एस्टिमेटेड है, दोनों के दोनों अनबायस्ड हैं और उसमें से बेस्ट वो होगा जिसका वेरियंस कम होगा. And to compare the relative efficiency of two estimators, we examine the ratio of their variances to as efficiency of theta 1 theta 2 hat equal to variance of theta 2 hat divided by variance of theta 1 hat. और अगर इसकी efficiency greater than 1 हो तो हम कहेंगे theta 1 is an efficient estimator of theta 2. For a normal distribution, both the sample mean and sample median are unbiased and consistent estimators of mu. But the variance of sampling distribution of the sample mean is smaller than the sampling distribution of sample median. Maslan, as we know that variance of x bar is equals to sigma square divided by n, and variance of median is equal to pi sigma square divided by 2n. अगर हम सोशियो फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ मीन. तो ये आ गया पाई सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n एंड सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. फॉर सिंप्लीफिकेशन हम मीन की वेरिएंस ऑफ मीन को ऊपर ले जाएंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n बन जाएगा n सिग्मा स्क्वायर. जब नीचे से वैल्यू ऊपर जाती है तो वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाती है. तो ये n के साथ कैंसिल हो गया और सिग्मा स्क्वायर सिग्मा के साथ कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या बचा पाई बाय 2. अब पाई की वैल्यू तो हमें मालूम है कि ये होती है 22/7 एंड डिवाइडेड बाय 2. ये बन गया. इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगी 1.5 which is greater than 1. Similarly, it satisfies the condition of efficiency and we can say that x bar is more efficient than median. Efficiency को हम एक और एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं. Let x1, x2, x3 and x4 be a random sample of size n equal to 4 from a normal population with mean mu and variance sigma square. A statistician wishes to estimate the mean by using either of the following estimators of the mean. mu. T1 एक एस्टिमेटर है जो सैंपल मीन है और T2 एक और एस्टिमेटर है which is weighted mean and we have to calculate which estimator should be preferred. जी इस एग्जांपल को हम दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे. हमारे पास दो एस्टिमेटर है T1 एंड T2. पहले हम देखेंगे कि T1 और T2 अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं कि नहीं. पहले उनके अनबायस्डनेस चेक करेंगे. अगर वो अनबायस्ड होंगे फिर इन दोनों के वेरिएंसेस निकालेंगे और जिसका वेरिएंस स्मॉल होगा दैट वुड बी एन एफिशिएंट एस्टिमेटर. फर्स्ट एस्टिमेटर हमारे पास है T1 विच इज सैंपल मीन और इसके दोनों तरफ हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे. 4 को हम बाहर ले गए और एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई कर दिया. जी ये सैंपल इस पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया उसका मीन हमारे पास क्या है म्यू. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है मीन. तो इस मीन की जगह हम लिख सकते हैं म्यू म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू. तो ये हमारे पास आ गया 4 टाइम म्यू. 4 से कैंसिल तो ये किसके इक्वल आ गया म्यू के. एंड इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ अनबायस्डनेस. अब हम आते हैं अपने दूसरे एस्टिमेटर की तरफ दैट इज T2 एंड वेटेड मीन. अप्लाइंग एक्सपेक्टेशन टू द बोथ साइड. 1/7 बाहर आ गया और एक्सपेक्टेशन हमने अंदर अप्लाई कर. इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे. इसका जो कोफिशिएंट है x2 का वो एज इट इज बाहर आ जाएगा. अगर वेरिएंस होता तो स्क्वायर होके बाहर आता. 3 बाहर आ गया. जी एंड फॉर एवरी x I expected value of xi it is equal to mu plus 2 mu plus 3 mu plus mu. ये हमारे पास आ गया 1 टाइम म्यू 1 और 2 3 3 3 6 एंड 7 म्यू. ये हमारे पास है 1/7 इंटू 7 म्यू. तो ये 7 7 से कैंसिल एंड इट इज इक्वल्स टू म्यू.
By definition, it is also proved that T2 is an unbiased estimator of mu. पहला स्टेप तो हमारा सोल्व हो गया कि दोनों के दोनों एस्टिमेटर अनबायस्ड हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, दोनों के वेरिएंसेस कैलकुलेट करें। T1 है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड डिवाइडेड बाय 4। वेरिएंस लिया दोनों साइड पे। अब 1/4 जब बाहर आएगा तो ये स्क्वायर होके बाहर आएगा, 4 की पावर स्क्वायर, तो वेरिएंस अंदर अप्लाई हो जाएगा हर एक पे। जी, जिस पॉपुलेशन से ये सैंपल ड्रॉ किया गया है उसका वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2, वेरिएंस ऑफ x3 एंड वेरिएंस ऑफ x4 की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 4 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, 4 सिग्मा स्क्वायर, 4 4 16, तो ये आ गया 1/4 सिग्मा स्क्वायर। जी हमारे पास वेरिएंस ऑफ T1 आ गया। जी अब हम आते हैं सेकेंड एस्टिमेटर की तरफ। दोनों तरफ वेरिएंस लिया, 7 बाहर आया 1/7, तो ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया और अंदर हमने वेरिएंस अप्लाई कर दिया। राइट, ये हो गया 7 का स्केल है तो 49। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2 जब बाहर आया तो ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये 4 हो गया। ये हमारे पास बन गया वेरिएंस ऑफ x2। 3 जब बाहर आया तो 9 हो गया स्क्वायर होके, ये आ गया वेरिएंस ऑफ x3। ये आ गया हमारे पास वेरिएंस ऑफ x4। में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे वेरिएंस की जगह, सिग्मा स्क्वायर 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस 9 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। ये कितने टाइम बन गया, 1 4 5, 5 और 9 14 और 1 15। ये आ जाता है हमारे पास 15/14 9 सिग्मा स्क्वायर। अब इसकी रिलेटिव एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेरिएंस ऑफ T2 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ T1, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 49 सिग्मा स्क्वायर, और जब नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी, तो ये ऊपर था, ये सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 60/49। इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये आती है इक्वल टू 1.4 विच इज ग्रेटर देन 1। सो वी कैन से दैट the variance of T1 is less than variance of T2, which implies T1, that is sample mean, is more efficient. More efficient estimator than T2। तो ये तो केस था जब दोनों एस्टिमेटर अनबायस्ड हों तो फिर उसकी एफिशिएंसी किस तरीके से निकालनी है। लेकिन जब दोनों एस्टिमेटर हमारे पास बायस्ड हों तो तब कौन सा एस्टिमेटर एफिशिएंट होगा, तो इस केस में जिसका मीन स्क्वायर एरर कम होगा डेट वुड बी अ मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज मीन स्क्वायर एरर of theta hat, which is an estimator, is equal to theta minus theta hat minus theta। अगर इसको हम फर्दर एलेबोरेट करें तो इसमें हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेट ऐड करते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम इसका थीटा हेट माइनस थीटा का एक पेयर बना लेते हैं और इसका एक अलग पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ले लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करते हुए। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम एक्सपेक्टेशन अंदर अप्लाई करते हैं।
अच्छा जी, ये टर्म जो है हमारे पास जीरो हो जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू जब अंदर अप्लाई होगी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड बन जाएगा। हमारे पास थीटा हेड आ रहा है, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हेड होकर ये जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से सारी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास बाकी टर्म रह जाएगी ये दो टर्म्स। ये हमारे पास किस चीज के इक्वल है? वेरिएंस के। इसकी जगह हम लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ थीटा। थीटा हेड है तो ये थीटा हेड, और ये जो टर्म है ये बायस इक्वल है, बायस का स्क्वायर। अंदर वाली टर्म भी बायस को रिप्रेजेंट करती है, तो ये बायस का स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। सो मीन स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ थीटा हेड प्लस बायस स्क्वायर। और जब थीटा हेड अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाता है, मसलन थीटा हेड इक्वल टू थीटा आ जाता है, तो सारी बात है ये जो टर्म है हमारे पास जीरो हो जाती है। तो इस केस में मीन स्क्वायर एरर और वेरिएंस ऑफ थीटा हेड दोनों इक्वल हो जाते हैं।